हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एन आर न्यूज़ चैनल। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। होप जो नया साल हो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा और खुशियाँ लेकर आए। आइए अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में दिसंबर में क्या क्या अपडेट रहा। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ को दो पार्ट में बनाता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज अपडेट रहा, क्या इन्वेस्टमेंट रहा, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जो सेकेंड पार्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी दिसंबर मंथ में क्या टेंडर्स निकले, क्या कौन से टेंडर्स का डेट एक्सटेंड हुआ, कितनी जनरेशन हुई, कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि क्या अपडेट रहा रिन्यूअल और पॉलिसी अपडेट क्या अपडेट रहा। जो फर्स्ट है, उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ exempted Dalmia Cement, a captive power producer from RPO, when its consumption from its cogeneration sources is higher than its RPO for a particular time। बेसिकली कोई भी अगर कैप्टिव पावर प्लांट होता है और कन्वेंशनल बेस्ड है, मान लीजिए थर्मल या गैस बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट है, तो उनको भी आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ता है। और जो आरपीओ की जो लिमिट होती है वो स्टेट रेगुलेटर जो है वो डिसाइड करता है। इस केस में ये है कि इनका एक अपना कोजेनरेशन प्लांट भी था और कोजेनरेशन प्लांट से जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, जो इनकी आरपीओ की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा फुलफिल हो रही थी। इसके लिए इन्होंने रेगुलेटर के पास पेटिशन फाइल किया था। पेटिशन एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है, आप की जो कोजेनरेशन जो है वो आपकी आरपीओ की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, इसलिए आपको आरपीओ की कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं करनी पड़ेंगी। जिस पर्टिकुलर मंथ में अगर कोजेनरेशन की जो कोजेनरेशन की कोजेनेशन के थ्रू जितनी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उस पर्टिकुलर ईयर में आपको आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम हैज़ रिसीव्ड द लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी ऑफ 100 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स एंड 120 मेगावाट आवर यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज अराउंड 945 करोड़। ये जो टेंडर है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेंडर है और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड टेंडर था, जिसको कि सेकी जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसी के लिए उसने ईपीसी मोड में टेंडर निकाला था, जो कि टाटा को मिल गया है। सेकी जो है एक लद्दाख में भी 50 मेगावाट डीसी प्लस 50 मेगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज का भी एक प्रोजेक्ट लद्दाख में भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। और वहाँ भी उसके लिए जो टेंडर है वो सेकी की ओनरशिप में ही है। सेकी उस प्रोजेक्ट्स को लगा रहा है और वहाँ भी टाटा पावर को ही ये प्रोजेक्ट मिला है। नेक्स्ट है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स of 100 megawatt of grid connected residential rooftop solar system under the solar subsidy program. The state distribution company allotted 88.55 megawatt of 88.55 megawatt out of the total tender capacity of 100 megawatt। बेसिकली केएसईबी ने 100 मेगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए इम्पैनल्ड के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें कि उसने वो 88.55 मेगावाट उसने अलॉट कर दिया है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया हैज़ क्रॉस्ड द 150 मेगावाट माइलस्टोन ऑफ इंस्टॉल्ड आरई कैपेसिटी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। जो एक मेजर अचीवमेंट है 150 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो जो टारगेट है इंडिया ने इस एज ऑन नवंबर में इसने अचीव कर लिया है। और अगर हम लोग बात करें तो ये 150 गीगावाट का जो टारगेट है बेसिकली लार्ज हाइड्रो को इंक्लूड करने के बाद हुआ है। और जैसा कि मैं बता दूं कि मार्च 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके अंतर्गत लार्ज हाइड्रो को भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट मान लिया गया था। इससे पहले जो लार्ज हाइड्रो था इंडिया में, लार्ज हाइड्रो मीन्स 25 मेगावाट से जो बड़ी कैपेसिटी है सिंगल लोकेशन पे, उनको लार्ज हाइड्रो का स्टेटस मिलता था। तो लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन अब लार्ज हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट मानते ही जो टोटल कैपेसिटी है अभी आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी की 150 गीगावाट से क्रॉस कर ली है। अब उसको बाइफर्केट करके दिखाया हुआ कि कौन सी कैपेसिटी की है। तो सबसे ज़्यादा सोलर है आपकी, सोलर है 48.55 गीगावाट और विंड है 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो प्लांट है 4.83 गीगावाट, बायो पावर है 10.62 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो 46.51 गीगावाट। और ये जो फिगर है एज ऑन 30 नवंबर 2021 है। इसमें अगर ये भी बात की जा रही है कि न्यूक्लियर पावर को भी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियर पावर आपकी जो कैपेसिटी है 6.78 गीगावाट है, तो न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी ऐड करते ही टोटल 157.32 गीगावाट हो जाती है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है
उसका 40.1% हो जाता है। अभी आज की डेट में इंडिया के जो कि इंस्टॉल पावर कैपेसिटी की बात करते हैं एज ऑन 30 नवंबर, तो 392.01 गीगावाट है। और यहाँ पर ये सब फिगर देने का पर्पज़ ये है कि COP21 में इंडिया ने कमिटमेंट किया था, NDC था, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इंडिया का अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन कंट्रीब्यूशन था कि बाई 2030 तक जो इंडिया की टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 40% नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी होगी हमारी। तब आज की डेट में देखिए हम 9 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिए। हमारे पास न्यूक्लियर पावर को भी नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड बोला जाता है, तो न्यूक्लियर पावर को इंक्लूड करते ही टोटल कैपेसिटी 157.32 गीगावाट है, जो कि 40.1% हो जाता है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का। तो जो टारगेट हमें 2030 में अचीव करना था वो टारगेट हमने आज की डेट में ही अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज टू डेवलप अराउंड 70 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन इट्स अनयूज्ड वैकेंट लैंड। और जो कैपेसिटी है बेसिकली 70 मेगावाट की, जैसे भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में 50 मेगावाट वहाँ पर डेवलप करेगा, नागपुर महाराष्ट्र में 15 मेगावाट डेवलप करेगा, रायबरेली यूपी में है 3 मेगावाट डेवलप करेगा, दीवाना हरियाणा में 2 मेगावाट डेवलप करेगा। नेक्स्ट है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया ये भी, और ये 100% सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ REC ग्रुप फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार। और जैसा कि बहुत पहले ये न्यूज आ गई थी और कई बार इसमें अपडेट भी हो गया है कि रिलायंस ने REC ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। और जो एक्वायर किया है उसके लिए जो टोटल जो फंडिंग की ज़रूरत थी ऑलरेडी उसने बैंक से लोन भी ले लिया है। RIL हैज अवेल्ड 736 मिलियन पाउंड इक्विवेलेंट ग्रीन लोन फ्रॉम द 5 बैंक्स टू एक्वायर द REC। द 5 lending banks were ANG, Credit Agricole, DBS Bank, HSBC and MUFG। नेक्स्ट है Shirdi Sai Electricals Limited and Virdis GmbH has signed a memorandum of understanding to develop a 4 gigawatt vertically integrated module manufacturing facility. Shirdi Sai has been awarded under the PLI program of MNRE with PLI support of 1875 crore for setting up of above manufacturing capacity. एक्चुअली आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी ने एक PLI की स्कीम निकाली थी, और उस PLI की स्कीम में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था, जिसके लिए कंपनियों को PLI मिलता, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता। उसके लिए सेकी नहीं इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में ही आती है, उसने एक टेंडर निकाला था। और उस टेंडर के बेसिस पर शिरडी साई को ये 4 गीगावाट वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए मिला था, जिसके लिए PLI जो उसको मिलेगा 1875 करोड़। इसी के लिए शिरडी साई ने जो वर्डिस जिम्बियस जो है उसके साथ उसने MOU साइन किया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है पॉलीसिलिकॉन 2 मॉड्यूल तक लगेगा, पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट है ये। नेक्स्ट है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिस्कॉम जो है रिन्यूएबल एनर्जी का अभी इतना पैसा 20,085 करोड़ ड्यू है, और ये जो है डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़ करके है। और ये जो फिगर है 20,085 करोड़, ये बेसिकली अगर अक्टूबर का फिगर देखें हम लोग तो 19,712 करोड़ से ज़्यादा है, स्लाइटली ज़्यादा है ये। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI have signed a memorandum of understanding MOU to develop renewable energy projects including solar, wind, storage and green hydrogen. Next है Central Electricity Regulatory Commission CERC has approved the transmission system for the evacuation of 8 gigawatt of power from solar energy zones and wind energy zones in the southern region. MNRE has identified interstate transmission system ISTS connectivity for RE projects from the potential solar energy zones and wind energy zones of about 50 gigawatt and 16.5 gigawatt respectively। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं, इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये कम होता है। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि 14-15 मंथ्स में लग जाता है ये। हालांकि अगर आप एज पर एग्रीमेंट अगर हम लोग देखेंगे, एज पर देखते हैं तो 2 साल का टाइम दिया जाता है, बट ड्यूरेशन इसमें कम लगता है। लेकिन अगर वही ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो आइडियली जो होता है, अगर नया ट्रांसमिशन सिस्टम की बात हो रही है जिसमें सब स्टेशन और नई लाइनें अगर ले करनी है,
उस केस में उनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, मान लीजिए 2.5 साल 3 साल होता है। तो दोनों की मैचिंग नहीं हो पाती है। इसी मैचिंग को अवॉइड करने के लिए अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन अगर नई जगह प्रोजेक्ट्स आने हैं, अगर दोनों प्रोजेक्ट एक साथ लग रहे हैं तो आधी प्रोजेक्ट्स पहले आ जाएंगे और ट्रांसमिशन डिले आएगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेकी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन सब के साथ करने के बाद ना कंट्रीज़ में सोलर और विंड जोन्स आइडेंटिफाई किए गए थे कि जहाँ पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स आ सकते थे। उसी आइडेंटिफिकेशन और जो जोन आइडेंटिफाई कर जो किए गए थे मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वहाँ पर ये ट्रांसमिशन सिस्टम को एडवांस में प्लानिंग लाने की थी ज़रूरत। तो उसी के लिए जो टोटल जो है दोनों जो मिनिस्ट्री ने 66.5 गीगावाट की पोटेंशियल जो है जोन्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कि 50 गीगावाट सोलर था और 16.5 गीगावाट आपका विंड था। और ये भी 4 रीजन्स में थे। तो साउदर्न रीजन, तो जो अभी सीआरसी ने साउदर्न रीजन के लिए 8 गीगावाट के इवैक्यूएशन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की प्लानिंग को अप्रूव किया है। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 457 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन नवंबर 2021। दिस इज 23% हायर देन 372.4 मिलियन यूनिट्स इन अक्टूबर। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। अगर देखा जाए तो काफ़ी जंप है अक्टूबर के फिगर से। तो वो क्यों है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, तो अभी इसमें दो चीज़ों में ट्रेडिंग की जा रही है। एक तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जी टाइम जिसको बोलते हैं, और एक है ग्रीन डे अहेड मार्केट। तो अगर हम ग्रीन डे अहेड मार्केट की बात करते हैं तो ये रिसेंटली अभी जस्ट लॉन्च हुआ। ये 26 अक्टूबर 2021 को ही लॉन्च किया गया था। मार्केट मतलब लॉन्च पहले हो गया था, बट मार्केट में जो ट्रेडिंग थी 26 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था ये। तो अगर दोनों कंपोनेंट की हम लोग बात करें तो जी टाइम में जो टोटल ट्रेडिंग हुई है वो 307 मिलियन यूनिट्स की ट्रेडिंग हुई है, और जो जी डैम में ट्रेडिंग हुई है 149.46 मिलियन यूनिट्स की ट्रेडिंग हुई है। तो जी डैम की वजह से जो अगर देखा जाए तो अक्टूबर के फिगर से जो है नवंबर मंथ में फिगर ज़्यादा 23% ज़्यादा मतलब बढ़ गई है, हायर है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी विल सेटअप 40 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट हीराकुंड इन उड़ीसा with an investment of 200 crore. Only 1 square kilometer area in the reservoir will be used for the purpose. Next है, as per ET News report, a joint committee of Ministry of Power and MNRE will soon be set up to draw a detailed action plan to make up India's RE capacity to 500 gigawatt by 2030. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी COP26 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 पॉइंट्स जो थे रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर के उन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें एक मेजर अनाउंसमेंट जो था कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। उसी एक्शन प्लान को लेकर के जैसा कि इस न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE जो है एक डिटेल एक्शन प्लान बनाएगी कैसे कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख साइंड पावर परचेज एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम सोलर पावर प्लांट ऑफ 50 मेगावाट DC विद 50 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज टू बी सेटअप बाई सेकी इन लद्दाख। जैसा कि मैंने जस्ट आपको इससे पहले बताया था कि सेकी जो है 50 मेगावाट DC और 50 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो लद्दाख में प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है, जिसको कि टाटा पावर को अवार्ड मिल चुका है। ये इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिसिटी जो टोटल जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख जो है वो उसको लेगा। इसी के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया सेकी और PDD डिपार्टमेंट के बीच में। नेक्स्ट है, एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज रिन्यूअल रिपोर्ट 2021, अराउंड 290 गीगावाट ऑफ न्यू RE पावर प्रोजेक्ट्स विल बी कमीशनड इन 2021। करीब करीब 290 गीगावाट वर्ल्ड वाइड टोटल RE कैपेसिटी लगेगी। और अगर हम मेजर इसमें लोग बात करते हैं RE कैपेसिटी की, अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, मेजर यही 3 कंपोनेंट आते हैं। तो जो अगर बात करते हैं तो टोटल 290 गीगावाट प्रेडिक्ट किया गया कि 290 गीगावाट जो है 2021 में लग जाएगा, और प्रेडिक्ट किया गया अप्रॉक्सीमेटली ये लग भी जाएगा, क्योंकि ये फिगर मैक्सिमम अक्टूबर नवंबर तक के फिगर्स तो आ ही गए हैं। और ये जो फिगर है बेसिकली
2020 में जितनी कैपेसिटी लगी थी आरी की उससे 3% ज़्यादा ही लगेगा इसमें। और इसमें जो टोटल कैपेसिटी है 290 गीगावाट में, उसमें टोटल कैपेसिटी का 50% सोलर से ही आएगा। सोलर पीवी अलोन अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द आरी एडिशन। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो 145 गीगावाट के आसपास वर्ल्ड वाइड सोलर में आएगा, और जो बैलेंस कैपेसिटी है वो विंड और हाइड्रो पावर में आएगी। नेक्स्ट है फर्स्ट सोलर गॉट द डेप्ट फाइनेंसिंग ऑफ $500 million पाउंड फ्रॉम यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर सेटिंग अप of 3.3 gigawatt vertically integrated solar module manufacturing facility in तमिलनाडु इंडिया। बेसिकली फर्स्ट सोलर जो है तमिलनाडु में 3.3 गीगावाट का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। और ये जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये थिन फिल्म बेस्ड होती है फर्स्ट सोलर की। तो फर्स्ट सोलर प्रोड्यूसेस थिन फिल्म सोलर पैनल मॉड्यूल डू नॉट यूज पॉलीसिलिकॉन, उसके लिए उसको फाइनेंसिंग भी मिल गई है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अप्रूव्ड 23 न्यू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 15,893 crore to augment seamless transfer of power from power surplus region to power deficit region. The 13 projects with an estimated cost of 14,766 crore will be developed under the tariff-based competitive bidding process, and other 10 projects with an estimated cost of 1,127 crore under the regulated tariff mechanism. बेसिकली जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसको दो मैकेनिज्म में किया जाता है, एक तो टैरिफ बेस्ड बिडिंग में किया जाता है और एक आरटीएम मैकेनिज्म में किया जाता है। तो आरटीएम मैकेनिज्म में जो टैरिफ डिसाइड होता है बेसिकली अंडर 62 डिसाइड किया जाता है, और वो जो टैरिफ बेस्ड मैकेनिज्म है वो बेसिकली अंडर सेक्शन 63 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डिसाइड किया जाता है। इसमें यही बताया गया है कि जो सीआरसी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अप्रूव किया है, तो इसमें जो टोटल 13 प्रोजेक्ट्स है वो बिडिंग वाले उसमें आएंगे, और जो बैलेंस जो प्रोजेक्ट है वो आपको रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म में आएंगे। नेक्स्ट है वीरसेंट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट एक्वायर 49 मेगावाट सोलर पोर्टफोलियो ऑफ फोकल एनर्जी फॉर 354 करोड़। नेक्स्ट है तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिवाइज्ड द रूल्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ captive open access projects. TANGEDCO will verify data and assign captive status to the projects in the state based on the data furnished by the captive power developers. Next है Ministry of New and Renewable Energy MNRE issued an advisory on the rooftop solar program for the consumer. As per advisory, no vendor is authorized by the MNRE for rooftop solar. The rooftop program is implemented through DISCOM. The consumer need to pay only rates decided by DISCOM. ये बेसिकली मिनिस्ट्री को क्लेरिफिकेशन देने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे वेंडर जो हैं ये क्लेम करते हैं कि मैं MNRE इम्पैनल्ड वेंडर हूँ। तो MNRE ने इसी चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि जो रूफटॉप प्रोग्राम फेज़ 2 जो इम्प्लीमेंट हो रहा है इसमें कोई भी वेंडर्स को MNRE इम्पैनल्ड नहीं कर रही है। ये जो सारा प्रोग्राम है, ये जो सारी स्कीम है रूफटॉप की, ये डिस्कॉम के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही है, और डिस्कॉम इसके लिए टेंडर्स निकालता है। जो डिस्कॉम जो रेट डिसाइड करेगा उसी रेट पर जो है कंज्यूमर उस चीज़ को पे करें। इससे पहले एक्चुअली कन्फ्यूजन क्यों है कि इससे पहले जो था रूफटॉप फेज 1 उसमें चैनल पार्टनर भी इस चीज़ को प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और उसमें मैंडेटरी था कि जो चैनल पार्टनर थे वो MNRE इम्पैनल्ड होने चाहिए। तो इसीलिए कन्फ्यूजन है और इसी चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं ये। तो इसी चीज़ को मिनिस्ट्री ने क्लेरिफाई किया है कि नहीं, अभी जो रूफटॉप का जो प्रोग्राम हो रहा है वो चैनल पार्टनर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, और कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी चैनल पार्टनर को इम्पैनल्ड नहीं कर रही है। नेक्स्ट है Supreme Court of India ruled that captive power consumers were not liable to pay an additional surcharge under Section 42(4) of the Electricity Act 2003. Captive users formed a separate class other than the consumers defined in the Electricity Act 2003 and should not be liable to pay an additional surcharge. It said that the right to open access to transmit electricity to captive user was granted by the Act and did not require the State Commission permission. ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है कि जो कैप्टिव यूजर है वो एडिशनल सरचार्ज पे नहीं करेंगे। एक तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ओपन एक्सेस उसको चाहिए उस केस में रेगुलेटर्स का इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए। इसमें मेन ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं, ये बस ये चेक करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज क्लैरिफाइड दैट द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम वुड बी कैलकुलेटेड एज पर द रिवाइज्ड GST rate if the rate discovered in the tender exclude the GST rates and invoices for the commission system are issued on or after 1st October 2021. Old GST rates would be applicable for invoices raised before 1st October 2021. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो GST का रेट है सोलर और उनके कंपोनेंट पर 5% से रिवाइज करके 12% कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में, उसी के रिस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ने क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई भी जो कोई भी सिस्टम जो रूफटॉप सिस्टम लगेगा वो अब नए GST रेट पे ही अप्लीकेबल होगा। लेकिन जिनके की ऑलरेडी जो टेंडर जो डॉक्यूमेंट है, जो सब कुछ चीज़ें 1 अक्टूबर 2021 के बाद अगर हो गया और इन्वाइसेस अगर रेज किए गए, जो प्राइस डिस्कवर हो गया, मतलब जो कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2021 है, इसके बाद जो सिस्टम हुआ है उस पर नए GST रेट अप्लीकेबल होंगे। जो पुराने जो जिनकी रेस इन्वाइसेस पहले रेस कर चुके हैं 1 अक्टूबर 2021 से, वो ओल्ड GST रेट उस पर अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ सेकी टू सप्लाई 4667 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर अंडर मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर ऑफ 8000 मेगावाट अवार्डेड टू AGEL बाई सेकी इन जून 2020. So far, AGEL has signed power purchase agreement with SECI for a total generation capacity of close to 6 gigawatt. AGEL expects to close the remaining 2 gigawatt in 2 to 3 months. मैं थोड़ा सा यहाँ आपको अपडेट कर दूँ कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक टेंडर निकाला था, मैन्युफैक्चरिंग लिंक टेंडर। उसमें ये था, उस टेंडर की खासियत ये थी कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करना था, और जितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना था उसके 4 टाइम्स तक उसमें उसको PPA साइन करवाया जाएगा। इसी मैकेनिज्म के अंतर्गत 12,000 मेगावाट सेकी ने ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें कि 8,000 मेगावाट जो ऑर्डर प्लेस किया था, 8,000 मेगावाट जो PPA के लिए जो LOI प्लेस किया था वो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL को किया था, और 4,000 मेगावाट एजियोर को किया था। लेकिन जब इसमें जो टैरिफ निकल के आया था, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट थे, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना था और PPA प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगाने थे, तो इसमें जो टैरिफ निकल के आया था 2.92 रुपीज़ पर यूनिट पर टैरिफ निकल के आ गया था। बट इसमें इस टैरिफ पर कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्कॉम जो है पावर परचेस करने के लिए एग्री नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा निगोसिएशन हुआ, हर स्टेट से निगोसिएशन हुआ, तो फाइनली जो रेट निकल के आया था, रेट बहुत ज़्यादा कम 2.42 या 2.43 के आसपास जो रेट निकलती, इस पर एग्री हो गए, जो डेवलपर भी एग्री कर गए देने के लिए। तो अब PPA फिर दोबारा साइन हो रहा था। 12,000 मेगावाट में 8,000 मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी को मिला था, 4,000 एजियोर को मिला था। तो उस 8,000 में ये टोटल जो कैपेसिटी है 6,000 मेगावाट अब तक का साइन हो गया है, और 2,000 मेगावाट बैलेंस है। उस 6,000 में 4,600 4,667 मेगावाट अभी जो है सेकी ने साइन किया है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टॉल्ड ए रिकॉर्ड 3.5 गीगावाट आवर ऑफ न्यू एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021। ये यहाँ पर इस देने का पर्पज़ ये है कि एनर्जी स्टोरेज में भी ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और कंट्री, बहुत सारी जो कंट्री हैं, जो लीडिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि सेकी ने भी 2 टेंडर निकाला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर के, छत्तीसगढ़ और लद्दाख में, वहाँ भी काम चल रहा है। तो जो लीडिंग कंट्रीज हैं एनर्जी स्टोरेज में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, और उसी के रिस्पेक्ट में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने 3.51 गीगावाट आवर Q3 में उसने इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट है आयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड विल एक्वायर 100% इक्विटी स्टेक इन 250 मेगावाट AC सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्मे। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जोधपुर, राजस्थान, एंड इज कनेक्टेड टू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS, लॉन्ग टर्म PPA विद MSDCL। बेसिकली जो एक्मे का जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान में ISTS कनेक्टेड है, और इसका जो PPA साइन हुआ है ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSDCL के साथ 25 ईयर्स का PPA साइन हुआ है। उसी प्रोजेक्ट्स को आयाना रिन्यूएबल्स ने एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर स्टैंड एलोन सोलर पंप अंडर द PM कुसुम प्रोग्राम। States can invite bids to impanel vendors for different regions to install solar pump. MNRE has increased the implementation period to 24 months from the date of issue of approval for all 3 components of the Kusum program. ये बेसिकली जो बात कर रहा है स्टैंड एलोन सोलर पंप, ये
ये कंपोनेंट बी की बात कर रहा है। बेसिकली 3 कंपोनेंट है कुसुम स्कीम में, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट है वो डिसेंट्रलाइज सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक लगा सकते हैं। जो कंपोनेंट बी है वो स्टैंड एलोन सोलर पंप के लिए है, जिसको सोलराइज करने का रखा गया है। जो कंपोनेंट सी है वो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है उनको सोलराइज करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें जो बात की जा रही है इसमें कंपोनेंट बी है, तो कंपोनेंट बी में सेंट्रलाइज टेंडर निकाला गया था। उसका पर्पज़ ये था कि रेट जो है, चूँकि सेल की वजह से रेट इसमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव आएंगे, और कॉम्पिटिटिव आया भी था। बट इसमें यह था कि जो जो वेंडर्स निकल के आए थे उनकी बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंस नहीं थी या सर्विसेज नहीं थी, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं थे। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए को बोला कि ठीक है, स्टेट्स भी जो है वो भी इम्पैनल वेंडर के लिए डिफरेंट रीजन्स के लिए अपना सोलर पंप जो है स्टैंडर्ड सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए टेंडर निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने तीनों स्कीम्स में जो है अप्रूवल के बाद जो कमीशनिंग का टाइम है 24 मंथ्स कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 24 मंथ्स कर दिया है। नेक्स्ट है, द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज इंक्लूडेड हाइड्रो पावर परचेज ऑब्लिगेशन अंडर द नॉन सोलर आरपीओ। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो आरपीओ कंप्लायंस है, आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए इसको 2 कंपोनेंट में होता है, सोलर आरपीओ, नॉन सोलर आरपीओ। नॉन सोलर आरपीओ में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि विंड, बायो, हाइड्रो। लेकिन हाइड्रो पावर के लिए स्पेसिफिकली नॉन सोलर में कोई फिक्स नहीं किया गया था। उसी के लिए आरईआरसी ने ये नॉन सोलर आरपीओ जो था उसके अंतर्गत हाइड्रो पावर को भी एक फिक्स कर दिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इट हैज स्पेसिफाइड 8.5% सोलर आरपीओ, while non-solar RPO included 8.9% wind, 0.9% biomass and 0.18% hydropower purchase obligation for financial year 21-22. Next है, CERC has issued a draft regulation connectivity and general network access to interstate transmission system regulation 2021. The proposed regulation provides the framework to facilitate open access power to consumers, generating companies and distribution licensee for ISTS use through general network access. Next है, Azure Power has signed power purchase agreements with SECI for 2,333 megawatt of ISTS connected solar power projects under the 4 gigawatt manufacturing link projects. जस्ट मैंने आपको अदानी ग्रीन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अंडर दिस पीपीए विल सप्लाई पावर फॉर 25 years at a fixed tariff of 2.42 per unit and constructed in Rajasthan. These projects are scheduled in phases with 1000 megawatt each set to be commissioned by November 2024 and November 2025 and remaining 333 megawatt by November 2026. Next है, Ministry of New and Renewable Energy has informed that EMD, earnest money deposit up 2% of estimated project cost should be specified in all RE tenders. It also said that performance bank guarantee of 4% if the procurer specifies the site and 5% if the generator selects the site should also be included in the renewable energy tenders. In November 2020, the Ministry of Finance has revised the performance bank guarantee of tenders up to 3% of the contract value from 5% to 10%. ये बेसिकली कोविड पीरियड की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो था परफॉर्मेंस बैंक गारंटी घटा दिया गया था, और उसके बाद मिनिस्ट्री ने भी जो है ईएमडी अमाउंट ये सब चीज़ें आरई टेंडर से हटा दिया था। लेकिन अब चूँकि सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है इसलिए मिनिस्ट्री ने दोबारा इसको इंक्लूड कर लिया है। The Punjab State Electricity Regulatory Commission has approved an increase in additional surcharge to 1.22 per unit from 1.16 per unit for consumers to avail open access beyond their contract demand with DISCOM. The charges will apply from October 21 to March 22. Next, Maharashtra Electricity Regulatory Commission has authorized Mahagenco and MSTCL to procure 250 megawatt of solar power at 2.51 per unit from TP Saurya, a subsidiary of Tata Power. Mahagenco will sign PPA with TP Saurya and PSA with MSTCL within 15 days. It also approved the trading margin of 7 पैसा per unit. बेसिकली ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स की जो बात हो रही है ये महाराष्ट्र में 250 मेगावाट का एक सोलर पार्क है। उसी सोलर पार्क के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए महाजेनको ने टेंडर निकाला था। वो टेंडर जो है फाइनली कंक्लूड हो गया था और इसको टैरिफ अप्रूव करने के लिए उसने रेगुलेटर के पास पिटीशन फाइल की थी। उसी पिटीशन को रिस्पेक्ट में जो रेगुलेटर ने है इस टैरिफ को अप्रूव कर दिया है। और इसमें जो महाजेनको है वो इंटरमीडिएट एजेंसी है
महाजन को पीपीए साइन करेगा, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करेगा जो डेवलपर है। डेवलपर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है टीपी सोरिया, जो कि 100% सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर की। और जो सप्लाई करेगा ये महा एमएसडीसीएल को करेगा। नेक्स्ट है रीन्यू पावर हैज अचीव्ड टोटल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 7.4 गीगावाट। नेक्स्ट है यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह हैज इन्फॉर्म्ड दैट नो फाइनल डिसीजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग द रोल बैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। जैसा कि ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 20 ये बहुत मीडिया में भी आ रहा था और काफ़ी एंटिसिपेटेड था कि ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 ये विंटर सीजन में जो भी जस्ट ख़त्म हुआ है ये इसमें लग जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं लगाया गया। जो भी रीजन है, ये रीजन तो नहीं पता है, लेकिन ये भी क्लेरिफाई किया है कि ठीक है, इसको भी रोल बैक भी नहीं किया गया है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन रोल बैक की जो न्यूज़ क्लेरिफिकेशन के बहुत बड़ा रीजन है कि जो किसानों के जो तीनों बिल्स थे वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं। इसलिए ये भी हो रहा था कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, तो ये भी बिल वापस ले लिया जाएगा। तो इसी न्यूज़ को लेते हुए पावर मिनिस्टर ने क्लेरिफाई किया है कि नहीं, अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंसल्टेंट्स टू इवेलुएट फेज 2 ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। अभी मिनिस्ट्री जो है रूफटॉप प्रोग्राम फेज 2 जो है ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। उसी स्कीम को इवेलुएट करने के लिए मिनिस्ट्री ने जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। नेक्स्ट है एप्टेल हैज सेट असाइड एन ऑर्डर ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अलाउइंग solar power generators to feed excess energy to the grid. Solar power park developer can stop solar generators from injecting excess energy into the grid. ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि ये जो जिसकी बात हो रही है ये सोलर पार्क के अंदर जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनकी बात हो रही है। और इसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो दो कंपोनेंट होते हैं ट्रांसमिशन का। एक तो होता है इंटरनल इवैक्यूएशन सिस्टम और एक होता है एक्सटर्नल इवैक्यूएशन सिस्टम। इंटरनल इवैक्यूएशन सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो सोलर पावर पार्क डेवलपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोलर पार्क के अंदर एक पूलिंग स्टेशन होता है जिसमें सारे जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर होते हैं वहाँ पर फीड करते हैं। फिर पूलिंग स्टेशन से फिर जो नियरेस्ट सब स्टेशन होता है जिसको इंटरनल लाइन हम लोग बोलते हैं, वो सोलर पावर पार्क के डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये एप्टेल ने बोला है कि नहीं ठीक है, सोलर पावर पार्क डेवलपर जो है चूँकि ये मेंटेन भी वही करता है, ये इंटरनल पूलिंग स्टेशन जो पूलिंग स्टेशन है चाहे इंटरनल जो लाइन है जो कि सब स्टेशन से कनेक्ट हो रही है, तो वो चाहे तो सोलर जनरेटर जो एक्सेस एनर्जी को उसको जो ग्रिड में एक्सेस एनर्जी जो इंजेक्ट किया जा रहा है उसको स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है ये। नेक्स्ट है, और मैं आपको थोड़ा सा ये भी अपडेट कर दूं कि चूंकि ये सोलर पार्क से रिलेटेड है तो आप मेरा एक ऑलरेडी सीरीज है सोलर पार्क पे जिसमें कि बहुत सारी स्कीम्स मैं कवर कर रहा हूँ। नेशनल सोलर मिशन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर कवर कर रहा हूँ। उस स्कीम में सोलर पार्क पे मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी डिटेल वीडियो हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नेक्स्ट है REC लिमिटेड हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जर्मनी बेस्ड KfW डेवलपमेंट बैंक टू अवेल ऑफिशियल development assistance loan of $169.5 million. REC will utilize these ODA loan to part finance solar generating projects in India at a competitive interest rate. Next है CERC Central Electricity Regulatory Commission approved the tariff of 2.99 per unit for 160 megawatt and 3 rupees per unit for 810 megawatt of wind power projects blended with solar as agreed by successful bidders. SECI had filed a petition for the adoption of tariff of 970 megawatt of wind power projects tranche 9 with an option of blending solar power and connected with ISTS discovered through a competitive bidding process. Next, CERC approved the tariff of 2.41 per unit for 1110 megawatt of wind solar hybrid projects. These projects are set up under 1200 megawatt ISTS connected wind solar hybrid projects tranche 3. Next, solar tariff of 2.17 per unit derived in SECI's tender for 1785 megawatt of solar power projects tranche 4 in Rajasthan. NTPC Spring Energy, UPC Renewables, Metka EGN Singapore, Renew Power and Acme Solar were declared winner in this auction. बहुत एक इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो टैरिफ निकल के आया, क्योंकि इससे पहले एमपीज में 3 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकला था 1500 मेगावाट का, नीमच आगर शाहजहाँपुर में, वहाँ पर भी टैरिफ कम आया था लेकिन बहुत क्लेम किया गया था कि अब तक का सबसे लोवेस्ट टैरिफ है।
उससे भी कम टैरिफ आपका इधर राजस्थान में भी आ गया है। और ये तब है कि जब BCD जो है आपका अप्रैल 2020 से भी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो 40% सोलर मॉड्यूल्स पे लग जाएंगे। ऊपर से ALM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर्स जो मिनिस्ट्री ने जो नोटिफाई किया है उसी से वहीं से लेने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए, और इसमें आज की डेट में सोलर पैनल्स के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बढ़े हुए हैं, होप कि आने वाले टाइम में कम हो जाए। इन सब चीज़ों को सारा कंसीडर करते हुए अगर देखा जाए तो टैरिफ बहुत ही कम्पिटिटिव है। नेक्स्ट है NTPC प्लान्स टू रोप इन ए स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर फॉर NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड फॉर इट्स लिस्टिंग ऑन बोर्सेस इन अक्टूबर 20। NTPC की 100% सब्सिडरी कंपनी है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्पेशली बनाई हुई है और इसको ये लिस्टिंग करना चाहता है। तो उसी के लिए स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स के लिए NTPC ने टेंडर निकाला है। इट इज एक्सपेक्टिंग ₹15,000 crore in divestment plan in next 3 years. NTPC has plan of 60 gigawatt RE by 2032. Next, ITC commissioned first off-site solar plant in Tamil Nadu. ITC will meet 90% of electricity requirement from renewable energy sources in Tamil Nadu. Next है BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited and Solar Energy Corporation of India signed a memorandum of understanding to set up 10 gigawatt of RE capacity by 2040. सेकी जो है आप देख रहे हैं बहुत एग्रेसिवली बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके साथ MOU साइन कर रहा है। आपने देखा था कि ONGC के साथ भी साइन किया था और अभी BPCL के साथ साइन कर रहा है ये। नेक्स्ट, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टमेंट लाइकली टू क्रॉस $15 billion इन 2022। नेक्स्ट है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एंड DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप 2000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। और दोनों बेसिकली SJVN और DVC की हम लोग बात करें तो दोनों हाइड्रो पावर में हैं, लेकिन SJVN के पास जो हाइड्रो पावर प्लांट है तो उनका अगर रिजर्वायर की हाइट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, और DVC जो है जो लो हाइट वाले रिजर्वायर इनके पास ज़्यादा है। तो DVC में जो है एज पर जो जो न्यूज़पेपर है एज पर फिजिबिलिटी है वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ सकते हैं। इसी के लिए SJVN और DVC ने ये MOU साइन किया हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IEEFA and JMK research, new restrictions on the power sector's banking will prevent the growth of rooftop solar and open access solar market. Next, the Rajasthan High Court ordered Hindustan Salt Limited to refrain from any further action to set up 4,000 megawatt of solar power plant in Sambhar Lake in view of environmental damage and economical imbalance due to projects. Sambhar Salt Limited, subsidiary of Hindustan Salt Limited, has issued an expression of interest from solar power developers for setting up a mega solar plant. Next है Solar Energy Corporation of India. SECI has invited expression of interest for supply of 1800 megawatt DC of solar modules, including cell manufacturing in India, under the DCR category. SECI is in process of executing projects with capacity of 1200 megawatt under the CPSU's program. The nodal agency plans to procure the module from the projects directly from the manufacturers. The last date to submit these bids is 21st January 2022. The modules should be delivered in financial year 23-24. बेसिकली सेकी जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक स्कीम है CPSUज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CPSUज फेज 2, जिसके अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, VGF प्रोवाइड की जाती है, जो कि बिडिंग के थ्रू डिसाइड होता है। तो लेकिन उसमें ये मैंडेटरी है कि जो पैनल्स लगेंगे वो मेड इन इंडिया होने चाहिए, सोलर सेल्स भी होना चाहिए और सोलर मॉड्यूल्स भी होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। सेकी जो है उसी स्कीम के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है, इसी के लिए उसने जो DCR मॉड्यूल्स के लिए टेंडर निकाला है। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अलाउड द स्टेट डिस्कॉम टू कैरी फॉरवर्ड द RPO शॉर्टफॉल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2011-12 टू फाइनेंशियल ईयर 29-20 and directed to meet the RPO backlog and the respective yearly targets until 23-24. The state regulator added that no penalty would be imposed on the DISCOM for the RPO backlog accrued from 11-12 टू फाइनेंशियल ईयर 19-20। ये काफ़ी थोड़ा सा लिबरल रहा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रेगुलेटर है, क्योंकि पुराने बैकलॉग अब तो अगर देखा जाए तो राजस्थान में काफ़ी सोलर के प्रोजेक्ट्स तो बहुत आ गए हैं और विंड के भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर। अब जो RPO की रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में राजस्थान मतलब कंप्लीट कर लेगा, इवन एक्सेस अचीव भी कर लेगा। इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए जो रेगुलेटर ने काफ़ी लीनियंसी बरती है और पुराने बैकलॉग को भी बोला है कि ठीक है आप 23-24 तक जितने क्यूमुलेटिव है उसको आप तब तक फुलफिल करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है।
नेक्स्ट है द तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव्ड एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 96 पैसा पर यूनिट फॉर कंज्यूमर्स सोर्सिंग पावर थ्रू ओपन एक्सेस फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2022। तो होप दोस्तों मेरा जो ये जो पार्ट 1 था दिसंबर 2021 रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो अपडेट था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।